श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बीजेपी एनसीपी में डील जो होनी है, क्या वाकई में इनकी डील हो जाएगी? क्या वाकई में गौतम अडानी, अजीत ये बताकर कहना क्या चाहते हैं कि इनकी डील से क्या फायदे होने वाले हैं? महाराष्ट्र में अभी तक सीएम का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, अभी ये सस्पेंस रखा गया है। लेकिन जो बात हुई थी कि जिसकी सीट सबसे ज्यादा होंगी उसी को वहां का सीएम, तो एक नाथ शिंदे और दूसरे अजीत पवार, तीसरे देवेंद्र फडणवीस, जिसमें से देवेंद्र फडणवीस सॉवरेन यानी कि सबसे ज्यादा अगर सीट मिली है तो पसंद किया है तो वो देवेंद्र फडणवीस को। तो क्या वाकई में अब वहां के सीएम वही होंगे? क्या वही शपथ लेंगे फडणवीस जी? तो अब वहां की सियासत इतनी तेज है कि विपक्ष, अभी चुनाव हुए ही है कि उंगलियां उठाने लोगों ने शुरू कर दी हैं। लोगों का कहना है कि ये जनादेश के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहां पे बीजेपी हार रही थी लेकिन उन्होंने बेईमानी से जीत की है। तो अब चुनाव हो गए, सब कुछ फाइनल हो गया है, जीत का जश्न मनाया गया। 132 सीटें बीजेपी की झोली में आ चुकी हैं। फिर भी विपक्ष परेशान है, चाहे वो संजय रावत हो या उद्धव ठाकरे हो या फिर राहुल गांधी हो या केजरीवाल जी हो, कोई भी हो, अखिलेश यादव हो, हर एक को महाराष्ट्र की सीट, महाराष्ट्र की जीत, महाराष्ट्र का वोट सभी को बौखलाए हुए हैं, सभी को झटका दे दिए हैं। सबका दिमाग जो है वो अभी तक स्थिर नहीं है। सभी उंगली पे उंगली उठाए पड़े हैं कि महाराष्ट्र की जीत बीजेपी ने बेईमानी से ली। कभी वो कहते हैं कि ईवीएम की समस्या आई है, तो कभी कहते हैं उन्होंने धोखे से उनसे लिया है। तो ये सारी बातें जो वहां पे हो रही हैं, तो ये सब बातें बेबुनियाद हैं। आरएसएस ने जो जमीनी लड़ाई लड़ी है, तो वहां पे इतनी कठिनाई से उन्होंने रात दिन एक करके, और हर समस्या में जो आरएसएस सभी लोगों के साथ खड़ी होती, चाहे वो कोरोना टाइम पे हो या कोई आपदा आती है, सबसे पहले आरएसएस के लोग हर मुसीबत में जनता का साथ देते हैं। तो जनता भी समझती है कि हमारी समस्या का समाधान कौन निकालता है। तो अब महाराष्ट्र में जमीनी लड़ाई जो आरएसएस ने लड़ी, गांव गांव जाकर लोगों को सच्चाइयां बताई, ना कि नोट बातें वोट के लिए, ना ही कोई बोतल बांटी गई, लेकिन जनता ने बिना कुछ लिए, लेकिन बिना स्वार्थ के, और उसको वोट दिया जो वाकई में देश की रक्षा कर सके। तो बीजेपी एनसीपी में डील जो हुई थी उसको लेकर क्या क्या कहा जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो वहीं पे अजीत पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से एक हफ्ते पहले ही विपक्ष को एक नया सियासी मसला दिया है, और वो सियासी मसला यह है कि कांग्रेस से पहले से ही गौतम अडानी और बीजेपी लीडरशिप की करीबी जो उनके थे सवाल थे, करीबी को लेकर सवाल थे, उठाती रही है। ऐसे में अजीत पवार के नए खुलासे जो हैं वो विपक्ष को हमला करने का नया हथियार दे दिया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दावा किया है कि 5 साल पहले बीजेपी और तत्कालीन एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बातचीत हुई थी, और उसमें दोनों पार्टियों में वरिष्ठ नेताओं समेत उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। तो ये सब बातें कितनी सही हैं, कितना वाकई में उन पर भरोसा किया जाए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि फडणवीस का सीएम बनना एनसीपी के लिए फायदेमंद क्यों? बीजेपी के सामने होगी बड़ी चुनौती। क्या वाकई में बीजेपी फडणवीस को ही शपथ दिलाएगी? महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस ही जो अपनी मां का आशीर्वाद लिया, जनता का आशीर्वाद उनको मिला,
बीजेपी की तरफ से भी उनको सारी वो दी गई, बधाइयां दी गई। तो क्या वाकई में वहां के जो सीएम बनने लायक हैं तो वो हैं देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम यानी कि महाराष्ट्र के सीएम, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बात जो है इस पर सवाल पे सवाल उठे रहे हैं। इसमें सस्पेंस अभी बरकरार है, अभी किसी तरीके से फाइनली नहीं हुआ है, लेकिन तब भी देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना अजीत पवार के लिए फायदेमंद का सौदा साबित हो सकता है। तो क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस को लोग वहां के पसंद कर रहे हैं? तो सीएम महाराष्ट्र चुनाव में शानदार जो प्रदर्शन करने के बाद महायुति मुख्यमंत्री पद पर विचार कर रही है, तो वो महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? तो अगला सीएम, यह सवाल कई दिनों से सत्ता के गलियारों में छाया हुआ। महायुति ने जो सीएम फेस पर सस्पेंस बना रखा है, कई लोगों का कहना है कि क्या एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र की कमान संभाल सकते हैं? तो ज्यादातर लोग देवेंद्र फडणवीस को ही पसंद कर रहे हैं, उनकी नाम पर ही मुहर लगाई जा रही है, और वो भी दिख रहा है कि लोग वाकई में उनको पसंद कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि महायुति में शामिल अजीत पवार की पार्टी की फडणवीस को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। आखिर इसकी क्या वजह है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि भाई क्या है फडणवीस पवार का कनेक्शन क्या है। तो फडणवीस का कनेक्शन जो है वो पवार के साथ आखिरकार क्या है? तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक दूसरे के साथ अच्छी बोल्डिंग शेयर करते हैं, ठीक है, बोल्डिंग शेयर करते हैं। 2019 में दोनों ने एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार भी बनाई थी। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि दोनों जमीनी, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जब हम स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं तो जितना हमको मेरा फ्रेंड जो बचपन से हमारे साथ रहा है, वो मेरी तकलीफ, वो मेरा दर्द, वो मेरी जो है हर समस्या समझ सकता है अगर माँ बाप के बाद। तो उसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस के जो कनेक्शन अजीत पवार के साथ में है, तो वो भी उनके समझ सकते हैं क्योंकि दोनों ने एक साथ काम किया। तो 2019 में जब सरकार बनाई थी तो एनसीपी में बंटवारे के कारण इस गठबंधन में 80 घंटे के अंदर की दम तोड़ दिया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई, जिसमें सभी को झटका लगा। सभी विपक्ष हैरान है, अभी तक टोनबाजी कस रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की सीट कैसे जीत गई, महाराष्ट्र में इतनी सीटें उनको कैसे मिल गई, आखिरकार उन्होंने इतनी विजयी कैसे पाली है। वहीं पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें ही मिली हैं। तो क्या वाकई में इसका असर उनके ऊपर पड़ेगा? तो फडणवीस सीएम बने तो अजीत पवार का क्या होगा, उनको क्या फायदा होने वाला है? तो कई राजनीति जानकारों ने यह भी बताया है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं। वो तो बात सही है कि भाई इतनी वो पहले ही डिसाइड हो गया था, जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आएंगी वही महाराष्ट्र का सीएम बनेगा। तो महाराष्ट्र का सीएम बनने के लिए पूरी दावेदारी अगर है तो देवेंद्र फडणवीस की। तो वहीं पे देवेंद्र फडणवीस जब इस सीएम पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार अगर वहां के कहे जा रहे हैं, तो वहीं पे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। और कई एनसीपी यानी कि अजीत नेताओं ने भी फडणवीस को समर्थन जो दिया है, समर्थन देना शुरू कर दिया है। एनसीपी अजीत के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का कहना है, यानी उन्होंने भी कुछ अपनी बातें कही हैं कि क्या होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि सीएम पद के लिए फडणवीस को नकारने की कोई वजह नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए फडणवीस की पहली प्राथमिकता
होगी। तो अब अगर कुछ सोचा जाएगा तो फडणवीस को ही सीट पर बैठाया जाएगा, यानी उनको ही महाराष्ट्र की सीट मिलनी ही चाहिए। तो मंत्रालय में अगर कोई बंटवारा होगा, अगर कोई पेच फंसेगा तो किस बात पर फंसेगा? तो मुख्यमंत्री पद के अलावा महायुति में मंत्रालयों को लेकर भी पेच फंस सकता है, जिसमें शिंदे अजीत गुट के जो राज्य के ताकतवर मंत्रालय हैं अपनी पार्टी में रखने की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो 132 सीटें लाने वाली बीजेपी आधे मंत्रालय अपने पास रख सकती है। ऐसे में देखना है कि दिलचस्प क्या होगा कि कौन सा मंत्रालय किस पार्टी के खाते में जाता है। तो अब ये पता लगेगा कि कौन सी पार्टी किसका साथ देती है। वाकई में बीजेपी का जो खाता है वो अब खुलने वाला है। वाकई में अब आरएसएस का जो मेहनत है वो वाकई में रंग लाने वाली है। वाकई में जो महाराष्ट्र की सीट पर इतने जो बवाल हो रहे हैं, वहां पे अभी तक लोग अपनी बातें जो कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं बीजेपी पे, उसका कोई असर अब नहीं होने वाला है। तो आरएसएस के खेल में क्या अब शिंदे फंस जाएंगे? क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस को ही सीट मिलेगी? देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के हीरो बनकर उभर कर आएंगे, वहां के सीएम पद की शपथ लेंगे? और या फिर भाजपा और एनसीपी के बीच में पहले ही डील हो चुकी है कि अब उनके साथ में क्या करना है, कौन महाराष्ट्र का सीएम बनेगा और कौन महाराष्ट्र की सीट यानी कि महाराष्ट्र की जो चेयर है, सीट है, वो संभालेगा। तो जनता ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अब वहां का नेता अगर कोई बनेगा तो वो है देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र में महायुति चुनाव के जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सियासी गलियारों में घमासान तेज हो चुका है, जहां चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का ही नाम सीएम पद के लिए आगे आ रहा है। तो इससे बिल्कुल निश्चिंत यानी बिल्कुल तय हो चुका है, बिल्कुल डिसाइड हो चुका है और बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि महाराष्ट्र का सीएम अगर कोई होगा तो वो होंगे देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस को भाजपा अब महाराष्ट्र सौंपेगी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस ही होंगे? क्या एकनाथ शिंदे अब क्या इस्तीफा देकर और उनको देवेंद्र फडणवीस को वहां का सौंप देंगे? लेकिन वहां की जो उठापटक है वो अभी से नहीं, कई सालों से चलती रही है कि कभी वो बनती है सरकार तो कभी वो बन जाती है, तो कभी वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सियासत तेज है वहां की तो उसमें ये तय है कि वहां पे अगर सीएम पद की शपथ कोई लेगा तो वो है देवेंद्र फडणवीस। धन्यवाद।